जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज अंशुल फ्रॉम एजुकेशनल हब और आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यानी हिंदी में बोले तो इतिहास के साधन। इस चैप्टर को क्विक रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। बस शॉर्ट में पूरा वीडियो देखेंगे क्या इन्होंने बताया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। Introduction. Till now, we have studied the history of ancient, medieval and modern India. This year, we have to study the history of India in post-independence. तो क्या बोला कि अब तक जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है इसमें हमने तीन टाइम हिस्ट्री के तीन डिफरेंट टाइम्स के बारे में स्टडी किया है। कौन से? एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। ठीक है, एंशिएंट मतलब जब हथियार उतने क्या काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो बोलते हैं हम लोग आधुनिक ऐसे हथियार नहीं थे, पत्थरों का हम लोग इस्तेमाल करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, है ना, पत्थर से लपेट कर जिया करते थे। ठीक है, शिकार करके फिर हम लोग खाना खाया करते थे, बराबर है। तो ये कौन सा था? एशियन टाइम। ठीक है, काफ़ी पुराना टाइम, बराबर है। उसके बाद क्या आया? मिडीवल। मिडीवल मतलब जब धीरे धीरे इंसान और ज़्यादा मॉडर्न होने लगे, अपडेटेड और काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने लगे, उसको हम क्या बोलते हैं? मिडीवल। मिडीवल में कई सारे क्या होते थे? आक्रमण हुआ करते थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आक्रमण और लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ठीक है, काफ़ी इम्बैलेंस टाइम था, कुछ भी ऐसा बैलेंस है ऐसा हम बोल सकते थे क्या? नहीं। फिर क्या टाइम आया? मॉडर्न। मॉडर्न क्या था? काफ़ी बैलेंस टाइम था। ठीक है, वर्ल्ड में लड़ाइयाँ होती थी बट काफ़ी कम, यानी हर जगह कोई देश है ऐसे नेशनलिटी की भावना हुआ करती। तो इस तरह से तीन डिफरेंट टाइम्स हमने देखे थे, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। स्टार्ट कीजिए। Here, sources of modern history are different from those of ancient and medieval history. ओके, सो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई जो सोर्सेज हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री को हमको पढ़ने के लिए जो हेल्प करते हैं, सोर्सेज है ना। सोर्सेज क्या होता है? कोई भी ऐसा सोर्स जो आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए हेल्प करता है। कोई न्यूज़पेपर हो गया, कोई बुक हो गया, कोई एंशिएंट डॉक्यूमेंट है, ये सभी क्या है? सोर्सेज है। ये सभी क्या है? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। तो जो भी आपको हेल्प करता है पढ़ने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। और क्या पढ़ने के लिए? हिस्ट्री पढ़ने के लिए, तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का हमने देखा कि भी मॉडर्न हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट होंगे किससे? एंशिएंट और मिडीवल से, बराबर है। क्योंकि तीन टाइम क्या है? अलग अलग है। तब किसी और प्रकार के सोर्सेज होते थे, जैसे मान लो हमने एंशिएंट देखा, तो एंशिएंट में किस प्रकार के हमको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मिलेंगे? पत्थर, इमारतें, समझ आया, या केव पेंटिंग हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको एज ए एविडेंस मिलेगा, एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री मिलेगा। जैसे आप मिडीवल में जाओगे तो आपको जैसे हम लोग इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन, जैसे पत्थरों में कुछ लिखा हुआ है खूब सारा, बराबर है, या कॉइन्स हैं, राजाओं की तलवार है, उनके राज्यों के लिए जो आभूषण बनाए जाते हैं, उनके कोई राजपत्र हैं, ऐसी चीज़ें जो उस टाइम के बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सोर्सेज ऑफ मिडीवल टाइम। ठीक है, सोर्सेज ऑफ मिडीवल टाइम। फिर उसका क्या है? मॉडर्न। मॉडर्न में क्या होता है? सोर्सेज थोड़े एडवांस हो गए। एडवांस हो गए मतलब आपको पन्नों के रूप में नहीं, जो पेपर होता है, बराबर है, हार्ड कॉपी, उसके रूप में आपको हिस्ट्री देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम और एडवांस होंगे तो हमको क्या मिलता है? आज का सोर्सेज क्या होता है? आपके लिए इंटरनेट होता है, बराबर है, कंप्यूटर्स होते हैं, आपके न्यूज़पेपर हो गया, समझ में आया, फोटोज हो गया, वीडियोज हो गए। तो ये सभी क्या है? आपके मॉडर्न टाइप के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। समझ में आया? तो समझ में आया, जो मॉडर्न का होगा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वो डिफरेंट होगा किससे? एंशिएंट से और मिडीवल से। समझ में आया? ओके, चलो प्ले करो। Can study history with the help of various sources like written sources, material sources, oral sources and sources in the audiovisual medium. तो देखो, वेरियस सोर्सेज की बात की गई है। वेरियस सोर्सेज मतलब कि कौन से सोर्सेज होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो हमने यहाँ पे चार मेजॉरिटी टाइप के क्या देखे हैं? सोर्सेज देखे। सबसे पहला क्या है? इसमें आप देख सकते हैं ये भी किताब है, उसके अंदर कुछ तो भी लिखा हुआ है ना। हम लोग रिटन को क्या बोलते हैं हिंदी में? लिखना। तो कुछ तो भी जहाँ पे लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिटन। फिर इसके बाद क्या आता है? मटेरियल। देखो, मटेरियल में ऐसे स्तूप बने हुए हैं, है ना, मूर्तियाँ बनी हुई है, उसको हमने क्या बोला? मटेरियल। अब देखो यहाँ पे ओरल दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ऐसा कोई एक व्यक्ति जो है गाना गा रहा है, उसको यहाँ पे एक पर्सन जो इंजीनियर है, साउंड इंजीनियर है, वो इसे क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कर रहा है। समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या है? आर्टिस्ट है, वो कुछ गाना गा रहा है या कुछ बोल रहा है। फिर उसको ये जो साउंड इंजीनियर है उसको किसी मशीन में देखा, काफ़ी बड़ा सा, तो इस मशीन में उस चीज़ को क्या कर रहा है? वो रिकॉर्ड कर रहा है। समझ में आया?
अब इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओरल सोर्सेज। अब ये 3 सोर्सेज के अलावा एक और सोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल सोर्सेज। अब देखो, आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो, ये जो पूरा का पूरा वीडियो आप देख रहे हो, ये किस फॉर्म में है? ऑडियो विजुअल फॉर्म में है। आपको ऑडियो दिख रहा है इसमें, बराबर है? आपको ऑडियो सुनाई आ रही है, विजुअल आपको दिखाई दे रहे हैं, बराबर है? यहाँ पे कलर दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट 4 सर्कल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है, तो विजुअल है। जब हम प्ले करते हैं तो एक ऑडियो आती है, तो वो क्या हो गया? एक तरह का ऑडियो विजुअल सोर्स हो गया। तो हमने 4 सोर्सेज डिफाइन करके रखे हैं, बराबर बेटा? हाँ, तो ये सारे हैं हमारे सोर्सेज जो हमको हेल्प करते हैं। और कहाँ के सोर्सेज हैं? ये मॉडर्न टाइम के। कहाँ के हैं? मॉडर्न टाइम के, ठीक है? एंशिएंट और मिडिवल के नहीं है, समझा? देखो ओरल में क्या क्या आएगा? जैसे आप दादी नानियाँ कहानी सुनाती है अपने पोता पोतियों को, बराबर है? वो सब किस में आएगा? ओरल सोर्सेज में आएगा, बराबर है? या जैसे हम लोग मानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, काफी बाढ़ आती है, आपने सुना कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे डैम खुल गए, तो आपने कहाँ सुनी वाली बात की है? यहाँ पे किसी से आपने सुना है, कानों कान खबर आती, बराबर है? तो वो भी क्या है? एक तरह का ओरल सोर्स है। कोई भी इवेंट अगर हैपन हुआ है पास्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। और उसकी खबर जब आप तक पहुँचती है वाया ओरल मीडियम, तो हम क्या बोलते हैं? उसको ओरल सोर्स बोलते हैं। Sources in the audio visual medium. In the modern period, we have to take note of various sources at the regional, state, national, as well as international. तो देखो, जो भी हम सोर्सेज डिस्कस करते हैं, बराबर है? जो भी हम सोर्सेज डिस्कस करने वाले हैं वो 4 लेवल की होनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहला कौन सा है? रीजनल। यानी क्या होता है भाई? स्थानीय लेवल पे। स्थानीय लेवल मतलब कि भाई आपका गांव हो गया, या आपका शहर हो गया, या आपका जिला हो गया, समझ में आया? तो वो आपका क्या हो गया? रीजनल लेवल का सोर्स हो गया, बराबर है? फिर उसके बाद आता है स्टेट लेवल का। तब जो भी हिस्ट्री होती है, अगर मान लीजिए वो क्या कर रही, किसी एक बड़े से भूभाग के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, मान लीजिए असम में बाढ़ है, बराबर है? तो असम की बाढ़ क्या है? पूरे एक स्टेट को चेंज कर दी, मतलब उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट डाल दी है, बराबर है? पूरे एक स्टेट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, इसने हमने क्या बोला? स्टेट लेवल का, बराबर है? अब मान लीजिए नेशनल लेवल, जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका में क्या हुआ है? अभी क्राइसिस चल रहा है, तो गरीबी हो गई है वहाँ पे, काफी सारी चीजें क्या हो गई? महंगी हो गई है, तो वहाँ पे क्या है? पूरा नेशनल लेवल का क्राइसिस है, बराबर है? तो वो क्या हो गया? नेशनल लेवल हो गया, समझ में आया? अब एक होता है इंटरनेशनल, जैसे यूक्रेन और रशिया वॉर हुआ था, बराबर है? अभी रिसेंटली, तो इसमें कई सारे देश इन्वॉल्व हुए। तो जैसे हम लोग इंडिया वाले जो तेल कहाँ से मंगाते हैं? सऊदी अरेबिया से। तो जब हमने तेल मंगाया, ठीक है, तो वो क्या हो गया? महंगा हो गया, क्योंकि युद्ध चालू है ना हर जगह, कहीं पे खाने को अनाज नहीं है, काफ़ी सारी मुश्किलें चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, एरोप्लेन्स जो है सही तरीके से ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, खतरा है कि उस एरिया से अगर उसके एरिया के ऊपर से उड़ रहे हैं, मान लीजिए ये यूक्रेन है, ये रशिया है, अब ये यूक्रेन है, यहाँ पे लड़ाई चल रही है, यहाँ से आप एरोप्लेन्स पास ऑन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे खतरा होगा कि एरोप्लेन जल सकते हैं, फट सकते हैं, बराबर? अंडर किसी बॉम्ब के अटैक में आ सकते हैं। तो एक इंटरनेशनल लेवल का होता है जो पूरे कई सारे देशों को क्या करता है? एक साथ इम्पैक्ट करता है, समझ में आया? ओलंपिक किसको बोलेंगे? किसको बेटा? ओलंपिक। ओलंपिक, जैसे हम लोग ओलंपिक गेम्स बोलते हैं। अब ओलंपिक्स में गेम में क्या होता है? कई सारे देश आते हैं, तो वो नेशनल होगा क्या? नहीं, कई सारे देश इंटरनेशनल। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, आपका राष्ट्र। अब इंटर मतलब होता है अंतर, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल। तो अगर आप कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक्स या इस तरह के कोई भी अगर गेम्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल। या वर्ल्ड कप, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, आईसीसी वर्ल्ड कप होता है, बीसीसीआई वर्ल्ड कप होता है, समझ रहे हैं? तो वो सभी चीज़ें क्या है? इंटरनेशनल, जिसमें 2 या 2 राज्यों से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं या कोई ना कोई असर पड़ता है, तब उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल लेवल का बोलते हैं, ठीक है? प्ले करो। National level. We can write history with the help of these sources. क्या कहा कि भाई इन सभी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से हम लोग हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, समझ में आया? 4 लेवल ऑफ सोर्सेज समझ में आया सभी को, ठीक है? जो अलग अलग लेवल की हिस्ट्री को इम्पैक्ट करते हैं या आपको बताते हैं, वो सारे सोर्सेज अलग अलग लेवल के, ठीक है? तो 4 लेवल थे बेटा, रीजनल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है? सिंपल है, ओके। Written sources. तो भाई हमने 4 सोर्सेज देखे, वेरिएस सोर्सेज से। सबसे पहले था रिटन, सेकंड क्या था? मटेरियल, थर्ड क्या था? ओरल, फोर्थ क्या था? ऑडियो
लो बीच में, बराबर है। तो उसमें से हम लोग जो फर्स्ट है रिटन सोर्स, उसको अभी हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्ले करो बेटा। Written sources, newspapers, periodicals, diaries, reference books, correspondence, documents in archives, government gazettes, postage stamps, encyclopedias. एंड यू पॉज। Do you know? ओके, तो देखा आपने, ये सभी क्या है, रिटन सोर्सेज के टाइप, बराबर। एग्जांपल्स हैं सारे कि भाई आपका न्यूज़पेपर हो गया, पोस्टेज स्टैम्प हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, आर्काइव हो गया, एनसाइक्लोपीडिया हो गया। तो ये जो सभी टाइप की चीजें हैं, ये सभी क्या है आपके टाइप ऑफ रिटन सोर्सेज है। क्या है ये टाइप ऑफ रिटन सोर्सेज, मतलब एग्जांपल्स। समझ में आया सभी को? इतना समझ में आया? सी हमने डिस्कस किया था चैप्टर में, जब उसको अच्छे से पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि ये न्यूज़पेपर हो गया या जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये सभी चीजें जो लिखी हुई है, वो सभी क्या है रिटन सोर्सेज के एग्जांपल है, और वो क्या है इंपॉर्टेंट। समझ में आया बेटा? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्ले करो। The place where historical documents are preserved is called archives. पॉज करो। The main देखो, जिस जगह पर काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हिस्टोरिकल इवेंट्स को कैप्चर करते हैं, बराबर। कैप्चर करना मतलब कोई इवेंट हुआ है उसके बारे में सारी डिटेल उन्होंने लिख के रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैप्चरिंग द डिटेल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। तो जो भी डिटेल्स होती है उसको हम लोग किसी जगह पर रखते हैं संभाल कर, ताकि वो मौसम के कारण या किसी चोट वगैरह के कारण या किसी आपदा के कारण वो खराब ना हो जाए, या वक्त के साथ वो खराब ना हो जाए। उससे बचाने के लिए जहाँ पे हम उसको सेफली रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्काइव। तो इंडिया में भी आर्काइव है और पूरे वर्ल्ड में भी सभी देशों में उनके खुद के आर्काइव, नेशनल लेवल पे भी आर्काइव होते हैं, स्टेट लेवल पे भी आर्काइव होते हैं, और काफी सारे ऐसे आर्काइव्स भी होते हैं जो दुनिया से छुपाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऐसे नॉलेज के लिए कि जो आर्काइव्स दुनिया से छुपाए जाते हैं, काफी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लासिफाइड। क्या बोलते हैं? Classified। तो ऐसे कई सारे आर्काइव्स होते हैं। तो वैसे हम एक आर्काइव के बारे में लिखने वाले हैं, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। कहाँ पे बेटा ये? न्यू दिल्ली। गुड, तो चलो प्ले करो बेटा, प्ले करो। office of the National Archives of India is at New Delhi. It is the largest among the archives in Asia. पॉज करो। देखो, ये जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो दिल्ली में सिचुएटेड है, ये एशिया पूरे के पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा क्या है, वन ऑफ दी लार्जेस्ट आर्काइव। समझ में आया? इसमें काफी सारी डिटेल्स छुपी हुई है, जिसमें आज़ादी के पहले किस तरह से अंग्रेजों ने हम पे राज किया, उसके बारे में डिटेल हो गया, या आज़ादी के बाद कैसे हमने धीरे धीरे डेवलपमेंट के आगे हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, इसकी डिटेल। तो ये सारी डिटेल्स क्या है उस आर्काइव में जमा करके सेफली रखी गई है। अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन आपके पास स्पेशल उसके लिए क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, जो आपको गवर्नमेंट से मिल सकती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Just as newspapers are considered the fourth pillar of democracy in modern period. देखो भाई, मॉडर्न पीरियड में ऐसा माना जाता है कि भाई डेमोक्रेसी के चौथा पिलर जो है वो क्या है हमारा, न्यूज़पेपर्स या मीडिया हो गया। देख, 3 पिलर्स की मैंने बात की थी। जो भी डेमोक्रेसी होती है उसमें 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, लेजिस्लेटिव मतलब जो आपके लॉज बनाते हैं। देखो, बिना कानून के कोई भी चीज चल पा रही है? जैसे हम क्लास में होते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, है ना, कुछ नियम होते हैं कि भाई उसी के अंदर रह के आपको अपनी क्लास अटेंड करनी है। सबसे पहले तो आपको डिसिप्लिन के साथ आना है, यूनिफॉर्म पहनना है, बराबर है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लास में लाइन से बैठना है, शांति से बैठना है, बराबर है। आपस में मस्ती नहीं करनी है, सिंसियरली अपनी, जैसे ही आप आते हैं थोड़ा सा 1 मिनट बैठने के बाद अपनी बुक खोल के आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। फिर टीचर आएंगे वो आपको पढ़ाएंगे, और जब तक वो पढ़ाते तब तक आपको उनको ध्यान से सुनना है, जो भी वर्क बताते हैं वो आपको करना है। तो कुछ रूल्स होते हैं। तो वैसे ही अगर क्लास को चलाने के लिए रूल्स चाहिए तो भाई नेशन तो बहुत बड़ा होता है, और इंडिया भी काफ़ी बड़ा नेशन है, इसको चलाने के लिए रूल्स चाहिए, जिसको मतलब क्या बोलते हैं, लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ मतलब कानून, ठीक है, लॉज नहीं। लॉ मतलब क्या होता है, कानून। और जो लोग लॉ बनाते हैं उनको हम क्या, उस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव। तो पहला पिलर क्या हो गया, लेजिस्लेटिव। अब उसके बाद सेकंड पिलर में क्या बताया था, देखो कानून तो हर कोई बना लेगा, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कानून तो बना लेगा, बट उस कानून को एग्जीक्यूट करना क्या होता है, फिर सेकंड काम होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पिलर क्या हो गया, एग्जीक्यूशन का। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ब्यूरोक्रेट्स या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, है ना, तो ये सभी लोग किसमें आते हैं,
आपने लॉ बनाया सबसे पहले, है ना? अब उस कानून को सब पे लागू करना पड़ेगा, बराबर है? जब तक आप किसी कानून को सब पे लागू नहीं करते, उस कानून का मतलब है क्या? कोई मान नहीं रहा तो मतलब है क्या? नहीं। अब देखो आपने लागू कर दिया, अब यहाँ पे दूसरी चीज आ गई, अरे थर्ड चीज आ गई। देखो आपने कानून लागू कर दिया, ठीक है? तो कानून लागू करने के बाद कुछ लोग मानते हैं नियम को, कुछ लोग नहीं मानते। अब भाई उनका क्या? देखो जो लोग कानून मान रहे हैं सबको ठीक है, कोई टेंशन है क्या? नहीं। अब जो लोग कानून नहीं मानते उनको सबको सिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि एक क्लास में बोलता है जब पीछे बैठाते तो आपको बातें नहीं करनी। अब अगर कोई बच्चा बातें करता है तो पीछे क्या करते हैं? उनको पनिश करते हैं, बराबर है? पनिशमेंट चाहिए, तो पनिशमेंट आपको कोई गवर्नमेंट दे सकती है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दे सकता है क्या? उसके लिए हमने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं जुडिशरी। क्या बोलते हैं? जुडिशरी। तो जुडिशरी मतलब क्या होते हैं? कोर्ट, लॉयर्स, जज, ये सब लोग मिलकर क्या बनाते हैं? जुडिशरी बनाते हैं, बराबर है? अब जुडिशरी में क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी ने कोई लॉ तोड़ा है, अब आपने देखा उसको लॉ तोड़ते हुए, तो फिर आप क्या करते हो? उसके खिलाफ केस करते हो गवर्नमेंट और जुडिशरी में कि भाई ये लड़का है, इसने क्या करा है? लॉ तोड़ा है। तो फिर जुडिशरी क्या करती है? जस्टिस करती है। इसने लॉ तोड़ा है तो उसको क्या करना चाहिए? पनिश करना चाहिए। अब भाई कैसे कैसे लॉ तोड़ सकते हैं? भाई किसी को मारना, क्या मारना कोई कानून है क्या? नहीं। अगर आप किसी को मारोगे तो आपने कोई कानून तोड़ा है, क्योंकि सबको जीने का हक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या बोला है? फंडामेंटल राइट्स है ना हमारे, टू लिव, है? जीने का क्या है? हमारा राइट है, हमारा हक है। तो हमको किसी ने मार दिया तो हमारे जीने का हक छीन लिया, बराबर है? तो उसने एक रूल तोड़ा है तो अब उसको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? उसको कोर्ट में भेजते हैं, फिर उसके ऊपर मुकदमे चलते हैं, काफी सारी हियरिंग्स होती है, ट्रायल्स होते हैं, और इन सब के बाद फिर एक फैसला आता है, फाइनल फैसला आता है, जिसमें उनको जो भी सजा मिलने वाली होती है वो डिक्लेयर कर दी जाती है जज के। तो थर्ड पिलर क्या था? जुडिशरी। तो देखो अब आपने कानून बनाया, कानून को एग्जीक्यूट किया, किसी ने अगर कानून तोड़ा है तो फिर उसको सजा भी मिल गई, यहाँ तो बराबर है। अब ये सारे काम तो हुए, अब क्या कैसे पता चलेगा कि ये तीनों काम हुए ना? क्योंकि जनता के ऊपर ये सारे काम होने वाले हैं, है ना? जनता के ऊपर ये सारे काम होंगे। जनता में से कोई चुन के आया इलेक्शन से और फिर वो क्या बना? लीडर बना। उस लीडर ने लॉ बनाए, अब वो लॉ बनाने के बाद एग्जीक्यूट हुआ, किसी ने तोड़ा उस कानून को, तो फिर उसके बाद जुडिशरी हुई, है ना? समझ में? तीनों काम तो हुए, बट जनता से अगर कोई फीडबैक लेना है गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट को कोई बात जनता तक पहुंचानी है, Also a major medium of information. अगर कोई भी बात जनता को गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, गवर्नमेंट को जनता तक पहुंचानी है, तो भाई एक मीडियम लगेगा, एक रास्ता लगेगा ना? कोई ना कोई तरीका होना चाहिए कि भाई कैसे आप गवर्नमेंट की बात जनता तक और जनता की बात गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो उसके बीच में एक ब्रिज होता है जिसको हम बोलते हैं मीडिया। क्या बोलते हैं? मीडिया। अब मान लीजिए अभी कोविड आया था, तो कोविड में गवर्नमेंट ने क्या किया? लॉकडाउन इंपोज किया पूरे नेशन में, नेशन वाइड लॉकडाउन इंपोज किया। अब गवर्नमेंट ने तो इंपोज कर दिया, आपको अगर मान लो मीडिया नहीं होता तो क्या आपको पता चल जाता? आपके सपने में आते क्या वो कि मैंने सबके सपने में आया रात को और बोला कि बेटा भाइयों और बहनों वैसे छुट्टी, लॉकडाउन, समझ में आया? तो ऐसा होगा क्या? नहीं। तो भाई मीडिया आती है जो गवर्नमेंट की बात हम लोगों तक पहुंचाती है, लोगों की बात गवर्नमेंट, समझ में आया? ओके आगे देखते हैं। If we consider the period from 1961 to 2000, we see that in the beginning there was no alternative to the print media. तो भाई 1961 से लेकर 2000 के बीच में अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था प्रिंट मीडिया। अब प्रिंट मीडिया समझ में आता है कि भाई एक पन्ना है, उसमें कुछ तो भी छापा हुआ है, समझ में आया? किसी किताब, न्यूज़पेपर, डॉक्यूमेंट, ऐसी सारी चीजें आ जाती है जिसमें कुछ तो भी लिखा हुआ है या छपा हुआ है, बराबर है? तो भाई कोई अल्टरनेटिव नहीं था, तो सब कुछ दूसरा रास्ता नहीं था कि उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। सब रास्ता क्या? नहीं। फिर बाद में क्या रास्ते आए हमारे पास? रेडियो। फिर क्या आया? रेडियो ने फिर उसको जो प्रिंटिंग मीडिया को कहीं ना कहीं रिप्लेस किया। रेडियो मतलब एक सिर्फ ऑडियो था, फिर हमने क्या लाया उसमें? विजुअल्स भी ऐड किया, समझ में आया? टेलीविजन, मोबाइल फोन, इंटरनेट और ये सब चीज़ों ने वो सारी जो जगह है प्रिंट मीडिया की वो धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया। समझ में आया बेटा? कंटिन्यू करो। Especially newspapers. With liberalization and widespread use of internet in India, an alternative for print media became available. Yet, the
देखो भाई, जैसे हमने डेवलपमेंट किया है ना, तो हमारे पास क्या अल्टरनेटिव्स आ गए। देखो जैसे टेलीविजन दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहा है। देखो टेलीविजन को इंटरनेट नहीं लगता, बराबर है। वो क्या होता है, ब्रॉडबैंड होता है। क्या होता है वो, ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड होना मतलब एक सैटेलाइट होता है आसमान में, वो क्या करता है, कोई सिग्नल रिलीज करता है, फिर वो आपके डिवाइस तक पहुंचता है, बराबर है। तो सिग्नल रीड करके, वैसे ही इंटरनेट भी क्या होता है, काइंड ऑफ सिग्नल्स ही होते हैं, बराबर है, जो हम लोग अपने सेलुलर फोन से किसी भी सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आया, समझा। तो ये सब चीज़ों ने न्यूज़ पेपर क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, बराबर है, धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया। बट अभी भी न्यूज़ पेपर आपको दिखते हैं ना, दुकानों में या कहीं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जगह है, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे आज भी आपको क्या दिखते हैं, न्यूज़ पेपर दिखते हैं। बहुत सारे लोग मोबाइल्स या किसी डिवाइस की जगह न्यूज़ पेपर प्रेफर करते हैं न्यूज़ पढ़ने के लिए, बराबर है। चलो आगे। Print media still continue to be powerful. देखो चाहे कितना ही हम लोग डेवलप कर ले, बट प्रिंट मीडिया आज भी क्या है, पावरफुल है। क्यों पावरफुल है, मैंने बताया था। क्यों पावरफुल है बेटा, क्योंकि वो प्रिंट फॉर्म में है। देखो अगर मान लीजिए फोन पे कुछ आपको मैसेज आया, तो वो क्या है, ऑनलाइन या इंटरनेट फॉर्म में है, बराबर है। तो उसको कोई भी एडिट कर सकता है, री एडिट कर सकता है, या उसके अंदर एडिटिंग कर सकता है। मान लीजिए आप लोगों ने बहुत सारी फेक वीडियोस देखी होगी, फेक फोटोज देखी होंगी, बराबर है, जिसमें कोई नकली सी चीज़ सामने रखते हो, कुछ भी गलत खबर फैलाई जाती है। बट प्रिंट मीडिया में ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि कुछ भी फेक न्यूज़ वहाँ पे आएगी करके, बराबर है। क्योंकि प्रिंट मीडिया क्या होता है, एक अथॉराइज होता है ना, उसके पास एक अथॉरिटी होती है और वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया। तो ये फर्क होता है प्रिंट मीडिया में और बाकी दूसरे मीडिया से, बराबर है। समझ में आया। तो भाई चाहे कितने ही नए एडवांस मीडिया आ जाए हमारे पास, बट हम लोग आज भी क्या करेंगे, जो प्रिंट मीडिया है जिसको हम न्यूज़पेपर बोलते हैं, वो आज भी हमारे लिए क्या होगा, काफ़ी पसंदीदा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऐसा मीडिया होगा। समझ में आया। ओके चलो फिर आगे देखते हैं। तो ये बेटा Newspapers. Through newspapers, we can get information about national and international affairs, politics, arts, sports, literature, and social and cultural affairs. Newspaper. तो भाई न्यूज़पेपर में आप ये सारी खबर देख पाते हैं, इंटरनेशनल लेवल की, पॉलिटिक्स लेवल की, स्पोर्ट्स, कल्चर, जो लिटरेचर है, सब के बारे में आप न्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। Papers contain matters related to human life. Most national newspapers have started their regional editions. They publish supplements that give information about various topics. Newsletters of various movements, the dailies or weeklies of political parties, monthly and annual magazines are important among the print media. Some newspapers produce special supplements towards the end of the year that take an overview of the important events of the year. हाँ, तो भाई ये जो सप्लीमेंट है न्यूज़पेपर के, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैगजीन। क्या बोलते हैं, मैगजीन बोलते हैं, बराबर है। आपने देखा होगा काफी मैगजीन्स होते हैं, कुछ वीकली होते हैं, कुछ मंथली होते हैं और कुछ एनुअली मतलब ईयरली होते हैं, बराबर है। मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था क्लास में, याद है आप सभी को? चलो कंटिन्यू करते हैं। Such supplements help us understand the important events of the year. Press Trust of India. बॉस बताओ क्या है ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, क्या है? इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वर्क्स फॉर द व्हाट मीडिया, जो भी हमारा प्रिंट मीडिया है, जो भी हमारे सोर्सेज है, जो हमको न्यूज़ पहुंचाते हैं, उसके लिए काम करता है। मतलब खबर इकट्ठा करने का काम पीटीआई करता है, बराबर। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके बारे में देखते हैं क्या बताया गया है। चलो देख लो। PTI. After 1953, the Press Trust of India has an important source of primary details of all important events and of articles on important subjects. Press Trust of India has provided reports, photographs and articles on financial and scientific issues to देखो भाई कौन से
तो कौन से इश्यूज पर हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, जो पीटीआई पब्लिश करता है, रिपोर्ट्स बोलो या फोटोग्राफ या आर्टिकल, कौन से हैं भाई फील्ड्स? स्पोर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, समझ में आया? तो इन सभी फील्ड्स पर क्या करते हैं, वो अपने रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स और आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, ठीक है? PTI has now started its online service. During the 1990s, PTI started using the satellite broadcast technology instead of teleprinters to send news all over the country. This material is important for writing the history of modern India. Do you know about the print media? The information contained in the annual issues of the Publications Division of the Government of India is authentic and trustworthy. For example, the Information and Broadcasting Department published India 2000, an annual reference book. This reference book is created under Research, Reference and Training Department. It contains useful information about the land, its people, national emblems, political system, defense, education, cultural events, and an account of the developments in the fields of science and technology, environment, health and family welfare, social welfare, media of mass communications along with basic data related to economics, finance, planning, agriculture, water conservation, rural development, food and civil supplies, energy, industries, trade and commerce, transport, communication, labor, housing, laws and statutes, youth and sports departments, etc. It is possible for us to write history with the help of such information. Yes. Website. सी तो भाई हमने देखा कि भाई ये जो सारे डिपार्टमेंट्स थे जो पीटीआई ने कवर करके रखे, बराबर है? कई सारे डिपार्टमेंट्स में उन्होंने सारी डिटेल्स जो है, चाहे कल्चरल डिपार्टमेंट हो, वो स्पोर्ट्स हो, या वेरियस जो डिपार्टमेंट्स हमने देखे अभी स्क्रीन में है ना, लेबर, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन, लॉ एंड स्टेटस, तो ये सारी चीज़ें क्या है पीटीआई ने कवर करके रखा है। इन सभी चीज़ों के बारे में पीटीआई अपनी रिपोर्ट्स क्या करता है, पब्लिश करता है। इनकी जो वेबसाइट है publicationdivision.nic.in, यहाँ की वो रिपोर्ट है जो कि हमने देखी, में आया समझा। चलो आगे देखते हैं। www.publicationsdivision.nic.in ओके, Postage. सो नेक्स्ट इज पोस्टेज स्टैम्प। ठीक है, क्या होता है ये भाई? पोस्टेज स्टैम्प क्या है? तरह के हफ्ते होते हैं जो हम चिट्ठियों पे लगाते हैं कोई भी चीज़ को, किसी भी लेटर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये हमारा बेसिक आइडिया है। तो हम देखते हैं कि भाई पोस्टेज स्टैम्प से कैसे हिस्टोरिकल सर्वे किए जा सकते हैं, कैसे हिस्टोरिकल एज अ सोर्स हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। Stamps. The postage stamps don't reveal anything on their own, yet a historian makes them speak. ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो पोस्टेज स्टैम्प है वो बातें करते हैं क्या आपसे? नहीं। बट जो हिस्टोरियन होता है, हिस्टोरियन मतलब जो रिसर्च करता है हिस्ट्री के बारे में, वो पोस्टेज स्टैम्प से सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए पोस्टेज स्टैम्प है, क्या हम इस पोस्टेज स्टैम्प को देखकर बहुत सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? देखो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे ऊपर? रेलवे सेंट्रल। ठीक है, तो भाई रेलवे का ये स्टैम्प हो गया, बराबर है, समझ में आया। फिर क्या लिखा है यहाँ पे? 2AS समथिंग, तो ये कुछ कोड है। ठीक है, AS क्या है? उसका कुछ कोड है। ठीक है, जो इस पोस्टेज स्टैम्प को क्या देता है? आइडेंटिफिकेशन देता है, बराबर है। मतलब इसका जो यूज है, इसके अंदर वो नंबर डिफाइन करता है, बराबर है। अब उसके बाद क्या है? कुछ पिक्चर्स है। देखो ये क्या है? स्टीम इंजन है ना? ये क्या है? स्टीम इंजन। जो फर्स्ट रेल था जो पुणे में चला था, है ना, मुंबई से पुणे चला था, आने से पुणे
मुंबई से ठाणे जो फर्स्ट ट्रेन चली थी हमारी, है ना, वो उसका इंजन है ये। और ये क्या है, काफी एडवांस इंजन है, समझ में आया? जो कि 90, देखो यहाँ पे 2 इयर्स है, 1853 और 1953। देखो 100 इयर्स हो गए इसमें, 1853 और सेकंड क्या है 1953, बराबर है। ये आजादी के पहले और ये आजादी के बाद, समझ में आया? तो हमारे पास 2 फोटोज दिए, उसका कंपैरिजन दिखाया कि कैसे रेलवेज ने क्या किया है, डेवलपमेंट किया है, समझ में आया? और फिर नीचे क्या लिखा है, इंडिया पोस्टेज, समझ में आया? तो भाई एक पोस्टेज स्टैम्प से आपने कितनी सारी डिटेल्स निकाली, बराबर है? तो यही हिस्टोरियन करते हैं। देखो इसका साइज भी कैसा है, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप है, बराबर है? रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है? रेक्टेंगुलर है। तो देखो आप कई सारी डिटेल्स क्या कर सकते हो, इससे बाहर निकाल सकते हो, बराबर है? चलो प्ले करो। There have been several changes in postage stamps since India became independent. एक बार Po- देखो कितने अलग अलग तरीके की क्या है हमारे पास पोस्टेज स्टैम्प है। देखो ये एक प्रकार की जनजाति है जो कहाँ है, नागालैंड में रहती है, बराबर है? अब इसके अलावा देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारा लोटस टेम्पल दिख रहा है, लोटस टेम्पल नहीं, जंतर मंतर, ठीक है, दिल्ली का जंतर मंतर, उसके अंदर कुछ दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ओके। ये देखो ये क्या है, जापान का जो पेड़ होता है, पिंक कलर के, उसमें फ्लावर्स होते हैं, बराबर है? क्या बोलते हैं उसको? ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, बराबर है? अब ऐसा हमारे इंडिया में भी उगता है, कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा देखो ये कोल का नहीं है, ये जो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स के ऊपर नजर रखता है, उस डिपार्टमेंट का पोस्टेज स्टैम्प है ये। 100 इयर्स ऑफ शायद कोई कल्चरल आर्ट्स का है, ठीक है, ये किसी तरह का पेड़ है। यहाँ पे भी एक और किसी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पेड़ के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति है, जो एक स्त्री है, जिन्होंने कोई भी 100 साल कंप्लीट किया, उसके बारे में पोस्टेज है ना। यहाँ पे एक पेड़ है जिसका सिंबल है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो नेता की तरह दिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक और व्यक्ति है जो नेता की तरह दिखाई दे रहा है। तो आप कई सारे डिटेल्स क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, समझ में आया? यहाँ पे देखो एक पेड़ है, यहाँ पे देखो एक व्यक्ति का फोटो है, यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट का है, यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का फोटो है, यहाँ पे 2 लड़के क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में, एज अ कॉर्पोरेशन दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हैं उस स्टैम्प में? कॉर्पोरेशन की, भाई 2 क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट कर रहे हैं, समझ में आया? तो पोस्टेज स्टैम्प क्या कर सकते हैं, आपको बहुत सारी डिटेल्स दे सकते हैं, समझा? Postage stamps reveal a lot to us about changing times due to the variety in the sizes of the stamps, the novelty in their subjects and color schemes. The Postal Department issues postage stamps on a wide variety of themes like political leaders, flowers, animals, birds, and events, or the silver, golden, diamond jubilees or centenary, bicentenary, tercentenary of different events. It is then सो सेंचुरीज का मतलब क्या होता है, 100 इयर्स को सेंचुरी बोलते हैं, बराबर है? तो मैं तो हम लोग क्या, जो पोस्टेज स्टैम्प होता है, जो डिपार्टमेंट है, इंडिया पोस्ट का डिपार्टमेंट, वो ये करता है वेरियस इवेंट्स पर, वेरियस लोगों पर, जानवरों पर, फूलों पर, पक्षियों पर क्या करता है, एक स्पेसिफिक पोस्टेज स्टैम्प बनाता है, वेरियस कलर्स के, वेरियस टाइप के। समझ में आया? समझा? ये हमने डिस्कस किया था। ओके चलो प्ले कीजिए। or a valuable repository of history. Do you know? The Indian government issued the John Cooper stamp in ये क्या है बेटा, इंडिया का राष्ट्रीय चिन्ह बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए इसमें 4 शेप होता है, आपको पता होगा, है ना? ये अगर 3D में अगर आप देखो, इसमें आपको 4 शेप देखने को मिलते हैं, बट ये 2D है, इसीलिए आपको सिर्फ 3 शेप दिखते हैं। एक हेड मतलब आपकी तरफ देखता हुआ, एक आपके दाएं में और एक आपके बाएं में। नीचे क्या है, यहाँ पे अशोक चक्र है, बाजू में घोड़ा, इधर बैल, उधर साइड में पीछे क्या होता है, हाथी होता है, बराबर है? और एक और जानवर होता है, कौन सा होता है वो? नहीं, 3 ही जानवर होते हैं, कौन से? घोड़ा, बैल और एक क्या होता है, हाथी। और जो 4 इसमें कितने होते हैं, 4 चक्र होते हैं, बराबर है? एक शेर के नीचे एक चक्र, बराबर है? समझ में आया? ओके चलो आगे। 1977, John Cooper was an internationally acclaimed philatelist, that is, an expert on the subject of postage stamps. Born in a Parsi household in Mumbai, Cooper edited India's Stamp Journal. He was the founder of the first Philatelic Bureau in India, an office that collected stamps.
He founded the Empire of India Philatelic Society. He went on to write many books on this subject. He gave a scientific bent to this hobby. He played a pivotal role in taking the study of Indian postage stamps to the international level. Having started his career as a postage stamp collector, Cooper achieved the expertise of a philatelist at international level. So what is meant by philatelist? क्या होता है ये? जो स्टैम्प के ऊपर रिसर्च करता है, समझ में आया? सबको समझा? आगे चलो। The postage stamp on John Cooper is an important source to understand his significant contribution to this field. Yes. Material Sources. So हमारा next topic क्या है? Material sources. ठीक है? चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। sources. Material sources. Coins, places of worship, things in daily use, royal seals, ornaments, museums, clothing, modern architecture. Coins. We can also understand history with the help of coins and the changes in the printing of currency notes. Reserve Bank of India prints the notes. It has its headquarters in Mumbai. The coins from 1950 to See, this is the coin which was published in 1947. जब ये कॉइन कब सर्कुलेशन में कब आया था? 1947। सर्कुलेशन मतलब होता है व्यवहार में लाना, बराबर है? क्या किया? आरबीआई ने एक सिक्का बनाया, ठीक है, जिसको उन्होंने कब पब्लिश किया? 1947। इस ईयर में हम लोग क्या हुए थे? इंडिपेंडेंट हुए थे, बराबर है? तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? 1 रुपया, 1 रुपीस। अब देखो इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है 1 रुपीस, ठीक है, 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और कौन सी ईयर का है ये? 1947। was used at present. The metals used for making them, their different shapes. देखो वेरी इंटरेस्टिंग। कभी आपने आधे रुपए का देखा है क्या? No, sir. सवा जिसको हम लोग 1/4 बोलते हैं, है ना? आपने नाम सुना होगा कि भाई ये 8 आना है ना? ये सवा है, ये जिसको 2 50 पैसे क्या बोलते हैं इसको? 8 आना बोलते हैं ना? ये 8 आना है और ये 4 आना है। ये क्या है? 4 आना। तो ये पहले हुआ करते, देखो 1950 लिखा है ना? यस, 1950। देखो ये 4 आने, हाँ ये 4 आने का सिक्का है और ये 8 आने का। ये सिर्फ आपने कहानियों में सुना होगा, ये आपके दादा दादी ने बताया होगा। बट देखो आप देख सकते हैं कि भाई एक 8 आने का सिक्का, 8 आना, देखो इसमें क्या है? 8 आने हैं। अब ये 8 आने क्या होते हैं? एक आना होता है 16 के बराबर, 16 पैसे बराबर, बराबर है? तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भाई 8 आना कितना होता है? जो भी है आधा पैसा मतलब 50 पैसा। ओ सॉरी, अगर 50 पैसा है तो 8 आना कितना होगा? कितना होगा? 50 को आपको 8 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा? हमारा पैसे का वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? तो ये 8 आना है, ये 4 आना है। ठीक है, देखो 25 पैसा, ये क्या है? 3 पैसा, 2 पैसा, 1 पैसा, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। समझ में आया? तो देखो ये 1 रुपया है, समझ में? आपने पहले देखा था कभी? फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप लोग? यस। तो ये है हमारा 8 आना, ये है 4 आना। 4 आने को क्या बोलते हैं हम लोग? 25 पैसा। दोनों क्या है? सिमिलर होते हैं। अब ये है 3 पैसा। 3 पैसा तो बहुत कम हो गया, है ना? अगर हम 8 आने देखेंगे तो क्या होता है? 50 पैसे के बराबर, बराबर है? और ये 3 पैसा तो कितना होगा? बहुत कम हो गया ना? ये 50 पैसा कहाँ, ये 3 पैसा कहाँ? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो भाई ये सब हमारे क्या है? कॉइन्स है। देखा आप लोगों ने? देखिए The diversity of subjects on them together help us to understand the important contemporary issues in India. Example, coins to convey the message of population control and coins communicating the importance of agriculture and of farmers. ओके, पॉज कीजिए। ओके, ठीक है, प्लीज। Museums. पॉज। सो नेक्स्ट इज म्यूजियम, बराबर है? जैसे कॉइन है हमारा एक मटेरियल सोर्स, वैसे म्यूजियम भी क्या है हमारे लिए? मटेरियल सोर्स है।
क्योंकि म्यूजियम के अंदर हम सारा मटेरियल जो भी हम कलेक्ट करते हैं उसको हम संभाल के रखते हैं, बराबर है। तो भाई म्यूजियम क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे म्यूजियम मतलब क्या होता है भाई, जहाँ पे हम लोग जो भी एंशिएंट चीजें मिलती है आपको खोज के दौरान, उसको कहीं पे अगर आप जमा करके रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, म्यूजियम। चलो तो ये On stage, तो म्यूजियम क्या आर्काइव के जैसा नहीं है क्या? एक आर्काइव है और एक म्यूजियम है। आर्काइव में किताबें रखी हुई है संभाल के, सेम चीज म्यूजियम भी करता है, बट इंस्टेड ऑफ किताबों की जगह क्या रखा रहता है उसमें, स्ट्रक्चर्स, मटेरियल्स, कोई भी ऐसा कंपोनेंट रखा है। तो आर्काइव और म्यूजियम क्या है, सेम तरीके सेम चीज है ना ऑलमोस्ट, बट आर्काइव में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं और म्यूजियम में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स रखे होते हैं। समझ में आया डिफरेंस, समझ में आ सबको? ओके चलो। of India have museums that depict the characteristics and display the cultural and social heritage of the state. तो भाई म्यूजियम्स किसके लिए हेल्प करते हैं, आपको बहुत सारी डिटेल्स बताने की। जैसे आर्काइव्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, रिटर्न सोर्सेज के अंदर आते हैं। वैसे ही हमारा म्यूजियम है वो किसके अंदर आता है, मटेरियल सोर्सेज के अंदर आता है, बराबर है। और इसके अंदर बहुत सारे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, सितार, वीणा, सतरंगी, सारंगी। तो ये सभी क्या है, हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो इंडिया में काफी सालों पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, बराबर है। ठीक है, ये क्या है, आपका एक म्यूजियम है, बराबर है, इसमें स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं। ठीक है, कोई भी चीज हो सकता है, बटन हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, समझ में आया? तो जो भी चीजें आप रख सकते हैं संभाल के, उससे कोई डिटेल आप बता सकते हैं, वो सारी चीजें कहाँ रखी जाती है, म्यूजियम में रखी जाती है। देखिए, They enable us to understand history. Example, the Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum at Mumbai, Reserve Bank Museum in Pune city. Apart from the government museums, some private collectors also set up their own museums. They are based on distinctive subjects. Example, coins, notes, lamps, and nutcrackers in different shapes. ओके Cricket, ये नट क्रैकर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं ये? ओके, ये आपका होमवर्क है, आप पता करके आएंगे, ठीक है। कंटिन्यू कीजिए। equipments, etc. Oral sources. पॉज। The कौन से सोर्स देखे हमने, राइटिंग, अब तीसरा क्या है, ओरल। फिर ओरल के बाद क्या देखेंगे, ऑडियो। तो ये हमारा थर्ड सोर्स ऑफ हिस्ट्री है मॉडर्न टाइम का, जो कि क्या है, ओरल। तो ओरल की तरफ देखते हैं, ऑलमोस्ट चैप्टर होने वाला है कंप्लीट। चलो ओरल की तरफ देखते हैं। sources include folk tales, folk songs, proverbs, ballads, and odes. तो भाई इन पांचों चीजों के बारे में मैंने बताया था, बराबर है। फोक टेल्स मतलब पुरानी कहानियां, जिसमें परियों की कहानी हो गई या अलग अलग कैरेक्टर्स की कहानी होती है जो आपकी दादी नानियां सुनाई जाती है, जिसको हम लोग लोक कथाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोक कथाएं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, लोक कथा। फिर फोक सॉन्ग्स, तो लोक गीत। आपने सुना होगा कई सारे लोक गीत होते हैं जो कभी अगर आप शादियों में जाते हैं तो महिलाएं बैठकर हल्दी के लिए गीत गाती हैं, मेहंदी के लिए अलग गीत गाते हैं, है ना। जब बारात आती है तो उसके लिए अलग गीत होते हैं, वेलकम के गीत होते हैं, समझ में आया? अगर आप यूपी या उत्तर प्रदेश में जाएंगे, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएंगे यूपी बिहार में, तो आपको वहाँ पे फोक सॉन्ग्स का कल्चर काफ़ी ज़्यादा दिखता है। इसके अलावा बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं वो भी क्या करती हैं, सेलिब्रेशन के लिए फोक सॉन्ग्स का इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। फिर उसके बाद क्या है, प्रोवर्ब्स। अभी क्या होती है, कहावतें। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, कहावतें। हम लोग कई सारे कहावतें इस्तेमाल करते हैं कि भाई खुदा पहाड़ की चूड़ियां, ऐसे काफी सारे क्या होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं। अब ये क्या होता है, बलाड्स। अब बलाड्स क्या होते हैं भाई, जब किसी की कोई वीर होता है, कोई क्या होता है, कोई वीर राजा होता है, जब हम उसका क्या करते हैं, गान करते हैं, उनके लिए काफी शौर्य गान करते हैं, क्या होते हैं, बलाड्स बोलते हैं। अब ओविस क्या होता है, ओविस भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, किसी टाइम या किसी इवेंट के बारे में जो हम डिस्क्राइब करते हैं पोएटिक मैनर में, उस मैनर में, पोएटिक मैनर में, है ना, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ओविस बोलते हैं, बराबर है, समझ में आया? ओके, तो ये सभी आते हैं फॉर्म्स ऑफ ओरल सोर्सेस, समझ में आया? फोक टेल, फोक सॉन्ग, बलाड्स, ओविस, समझ में आया? ओके, कंटिन्यू।
Marathi verses in the oral tradition. Activists were inspired by the povadas of Lokshayar Anna Bhau Sathe and Shahir Amar Sheikh during the Sanyukta Maharashtra movement. Try this. As an example of how some events get reflected in literature and how a poet perceives that event, study the poem Avahan, written on the backdrop of the Sino-Indian War by the noted Marathi poet Kusumagraj. Find pieces of literature based on contemporary events. पॉज कीजिए। तो भाई हमने आवाहन कविता पढ़ी थी, है ना? आवाहन कविता पढ़ी थी ना कुसुमाग्रज की, मैंने क्लास में पढ़वाया था। उसमें किसकी गाथना की गई थी? शिवाजी राजा की, है ना? उनके शिवाजी महाराज की गाथना की गई थी। अगर किसी के पास हिंदी का बुक होगा तो उसमें दिया हुआ है, देखो हिंदी और मराठी का बुक दिख रहा है, उसमें दिया हुआ था। ओके, कोई पढ़ेगा क्या मेरे लिए, रीड करेगा क्या? नहीं आया, बुक नहीं आया आप लोग के? ओके, जब बुक लाया चलिए मैं रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हिंदी या मराठी? मेरे पास है। ठीक है, मैं रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो भाई क्या लिखा था? बर्फाचे तट पेंडूने उठले सदन शिवाचे ओसरले, ठीक है? रक्त आपुलित प्रिय आईचे शुभ हिमावर ओघडले, असुरांचे पद भ्रष्ट लागुनी आज सीतेचे पुण्य म्हणे, अशा घडीला कोण कंटरा तटदेश दूर खडे, कृतांत ज्वाल द्वेषाची ना कोणाच्या हृदया जडे, सामंतंत्र तो सरे रणाची नौबत आता गडगडते, रक्त आपुलित प्रिय आईचे प्रभु हिमावर ओघडते। यही था वो आवाहन। किसने लिखा था? कुसुमाग्रज ने। इसमें क्या बताया गया है कि जब शिवाजी राजे से मुगल लोग लड़ने आए तो किस तरह से पोएट ने शिवाजी राजा को तैयार है ऐसा प्रेजेंट किया। समझ में आया कि भी किस तरह से शिवाजी राजा अब युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है, ऐसा उस पोएम में बताया गया था। बराबर है? ये एक मराठी पोएम है, समझ में आया? ओके, काफी अच्छी पोएम थी, अभी हमने सुना। अब उसके आगे देखते हैं क्या है, देखिए। Audio visual sources. तो भाई चार सोर्सेस हमने, तीन सोर्सेस हमने देख लिया हमने, रिटेन, ओरल, मटेरियल। अब चौथा क्या है? ऑडियो। अब उसको देख लेते हैं, चलिए ले लीजिए। Television, films, internet are called audio-visual media. Many domestic and foreign television channels also come under this head. Example: History Channel, Discovery Channel, etc. ओके, पॉज कीजिए। तो ये आंसर आपको पूरा याद है? यस। आप लोगों ने आंसर टेस्ट में लिखा था, सभी को ऑलमोस्ट अच्छे मार्क्स आए थे, बराबर है? सो भाई पूरा आंसर आपको याद होगा कि भाई ऑडियो विजुअल्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, बराबर है? देखा आपने इंटरनेट, फिल्म्स और क्या होता है उसके अलावा हिस्ट्री चैनल, ऑडियो फीचर्स, बराबर है? तो ये सभी चीजें चैनल्स जो होता है, जिसमें हिस्ट्री चैनल और डिस्कवरी चैनल ऐसा एग्जांपल हमने लिया। इसमें क्या होता है? हिस्ट्री की कई सारी डिटेल्स बताई जाती है। समझ में आया? ओके, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट बचा है Film and Television Institute of India, FTII. The Government of India started the Film and Television Institute of India at Pune in 1960 with the purpose of providing public education. An institute called Indian News Review has produced various news reels on important events in politics, social issues, art, sports, and culture. This department has also produced various documentaries on prominent social leaders, on people who have made major contributions for the country, and about important locations in India. These news releases and documentaries are useful for studying the history of modern India. Try this. Which films about patriotism do you know of? बॉस। सो यहाँ पर मैम ने एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई ऐसी कोई पेट्रियोटिक मूवी का नाम बताइए जो आप जानते हैं।
कोई मूवी का नाम याद है आपको? जैसे पूरी हो गया, RRR हो गया, केसरी। सो ये कुछ मूवीज हैं। इसके अलावा लगान हो गया, लक्ष्य हो गया, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर भी कई सारी फिल्म्स बनी हैं, गांधी जी के ऊपर फिल्म बनी है, बोस नेताजी बोस जिनके बारे में यस कश्मीर फाइल्स, तो इस तरह की कई सारी मूवीज हैं जो हमको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो फिल्म से क्या होती है, आपको हिस्ट्री सिखाने में काफी ज़्यादा मदद करती है। अब भाई हिस्ट्री का लेक्चर जो होता है, सुनने से अच्छा अगर आपको कोई वीडियो के फॉर्म में, इंटरेस्टिंग फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में अगर आपको सुना तो मजा आएगा। यस, इसीलिए हिस्ट्री को उस फॉर्म में भी पढ़ा जा सकता है। समझ में आया? ले लीजिए। Write a review of one such film that you have liked. Till now, we have seen some important sources for writing the history of modern India. The times in the 21st century are changing so rapidly that even these sources will prove to be inadequate. However, new sources are coming forth. For example, during the transformation from landline telephone to cell phones, a gadget called pager came up for contacting people, but it died out as quickly as it had come up. The huge amount of information available on the internet is used for studying history, but the truth and authenticity of this information needs to be verified. Now, it has become comparatively easy to study history with all these sources, as these sources are from the contemporary period. They are easily available. Since a subject like history touches all the aspects of our lives, efforts for preservation of such sources are made at all levels. We should also contribute to this effort. So, this was the lecture. हमने जो चैप्टर पढ़ा था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उसको हमने रिवाइज कर लिया है पूरा एक क्विक रिवीजन वीडियो के फॉर्म में। तो इसी तरह से हम बाकी जो भी लेक्चर्स हैं, बाकी जो भी चैप्टर्स हैं, उनका भी हम लोग इस तरह से ओवरव्यू करेंगे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये पढ़ने में काफी ज़्यादा क्या होता है, इंटरेस्टिंग होता है एज कम्पेयर टू अगर आप बुक पढ़ के पढ़ेंगे। देखो, जब मैंने आपको पढ़ाया था बुक पढ़ के, तो आप बहुत सारी चीज़ें यूजुलाइज नहीं कर पाए थे। जैसे मैंने पेज के बारे में बताया था, तो आप सोचेंगे पेज आई थिंक पेज होता है, पेज से कुछ बनता होगा। नहीं, पेज तो डिफरेंट टाइप डिवाइस था, बराबर, जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कई सारी चीज़ें आपको विजुअल जब हम दिखाते हैं, विजुअल्स दिखाते हैं, तो वो और अच्छे से क्या होती है, समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं वीडियो लेक्चर्स क्या है, आपको ज़रा समझ में आए? हो सकता है ऐसा। ओके, तो हम हर चैप्टर के लिए इसी तरह से एक एक वीडियो लेक्चर्स क्या करेंगे, ओवरव्यू के रूप में कंडक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Stay tuned with Educational Hub. This is Anshul signing off.